जय हिंद। एनआईए स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नए सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम सीजीपीएससी मेंस के प्रश्न पत्र क्रमांक 3 के भाग 2 में संविधान एवं लोक प्रशासन का जिक्र किया गया है। तो इसमें हम भाग 2 के संविधान एवं लोक प्रशासन के पूरे टॉपिक को 1 to 1 कवर करेंगे और ये आपके मेंस के लिए तो बेनिफिशियल होगा ही। यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए अभी अपने आप को रेडी कर रहे हैं तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के सभी टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। क्योंकि वर्तमान में ये भी देखा जा रहा है कि मेंस के टॉपिक को प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है, तो इस दृष्टिकोण से भी यह सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों, इसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक दिया हुआ है, भारत का संवैधानिक विकास 1773 से 1950 तक, इस टॉपिक को पहले हम 3 से 4 क्लासेस में कवर करेंगे बहुत अच्छे से डिटेल के साथ, और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करेंगे ताकि आपको यदि ज़रूरत हो तो वहाँ से आप डाउनलोड करके ईजिली आप पढ़ भी सकें। दोस्तों, हमारा मेन फोकस होगा इसमें संविधान के विकास और राज्य व्यवस्था में कि हम लक्ष्मीकांत के बुक को कवर करेंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर संविधान और राज्य व्यवस्था को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट बुक है। दूसरा, लोक प्रशासन से संबंधित जो टॉपिक है उसे हम डिफरेंट सोर्स से कवर करेंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशंस की बुक आती है उससे हम उसको कवर करेंगे। तो ये मान के चलिए कि आप एक बेस्ड सोर्स से पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं भी हर एग्ज़ाम में ये क्लास आपके काम आएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये सेशन एक हिसाब से इंट्रोडक्शन सेशन होगा, ताकि हम पृष्ठभूमि को, संवैधानिक पृष्ठभूमि को नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, लेकिन ये देखेंगे कि इसके बैकग्राउंड को हम आज देखने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे से हम इसको कवर करेंगे ताकि आपको भी अच्छे से समझ आए। दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास को हम 2 पार्ट में पढ़ते तो हैं, लेकिन आज हम इसे नहीं पढ़ेंगे। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2 पार्ट में, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, मतलब 1773 से 1853 तक, और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत, मतलब 1858 से 1947 तक। इन दोनों भागों में जितने भी चार्टर एक्ट और जितने भी अधिनियम आए हैं उनको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज के क्लास में कि भारत के संवैधानिक विकास में हम जो भी एक्ट और जो भी अधिनियम पढ़ते हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और क्यों हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत चार्टर एक्ट को पढ़ते हैं और क्यों हम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चार्टर एक्ट को या जो अधिनियम है उसको पढ़ते हैं। लेकिन पहले हम एक इसकी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं ताकि इन एक्ट को पढ़ने में आपको सहूलियत हो, कोई दिक्कत ना जाए। दोस्तों, हमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आखिर आया क्यों। तो उसके पहले हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के थोड़ा सा इतिहास को हम जान लेते हैं। आप मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक भारत के इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन छोटा सा मैं आपको एक बैकड्रॉप देना चाहता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा सा क्लियर हो। उसके बाद हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से नेक्स्ट क्लास में हम बहुत अच्छे से एक्ट को कवर करेंगे। ये जस्ट आपका एक बेस बनाएगा, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी के राजलेख के माध्यम से। तो थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, भारत में इसके पहले, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट से पहले, भारत में काफ़ी सारे यूरोपीय कंपनियां व्यापार के लिए आती थी। जैसे पुर्तगाली तो बहुत पहले ही आ चुके थे। तो धीरे से अंग्रेज़ों को ये पता चला कि भारत एक बहुत बड़ा कच्चे माल का स्रोत है, तो यहाँ हमें व्यापार करना चाहिए। तो लगभग 200 व्यापारी ब्रिटेन के राजा के पास जाते हैं। उस समय ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ
प्रथम वहाँ पे वो गुहार लगाते हैं और ये फरमान जारी करवा लेते हैं कि हमें हिंद महासागर में व्यापार करने का एकाधिकार दे दीजिए, कि ब्रिटेन से कोई भी व्यापार ना करे, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करे। तो रानी ने उनके बात को एक्सेप्ट किया और गुप्त सूत्रों से ये कहा भी जाता है, कई सूत्रों के हवाले से, कि इसमें रानी का भी पैसा लगा हुआ था इस कंपनी में। ठीक है, तो रानी ने उनको क्या किया, एक राजलेख जारी कर दिया और ये राजलेख में ये कहा गया कि चलिए ठीक है, आपको पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया जाता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों। इसके माध्यम से ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, इस कंपनी का गठन कर दिया गया। अब इसमें कहा जाता है विभिन्न स्रोतों में कि लगभग 216 व्यापारी थे, मतलब ये मान के चलिए कि ब्रिटेन के बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे जिन्होंने इन कंपनी की स्थापना की थी, जिसमें 24 सदस्य थे और एक उसका गवर्नर था जो कंपनी का सारा प्रशासन का काम देखता था, और 24 सीओडी थे जिसको कहा जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसको आप अच्छे से पढ़ते हैं, अभी कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान से आप कहानी जैसे सुनिए, उसके बाद ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 1773 से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जस्ट आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए मैं एक एक स्टोरी जैसे बस आप इसको समझते चलिए। ठीक है, अभी कुछ भी माइंड में न रखिएगा, कुछ भी किसी भी चीज़ को आप सुनते रहिए बस। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, 1600 में कंपनी का गठन हो गया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आते हैं सूरत में। कंपनी ये डिसाइड करती है कि हमें गुजरात में अपना कंपनी खोलना है, एक कारखाना स्थापित करना है। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस आते हैं, बहुत सारा गिफ्ट लेके आते हैं, किसके लिए, जहांगीर के लिए। और 1609 में वो पहुंचते हैं जहांगीर के दरबार, मतलब आगरा। इस समय वो गुजरात में कंपनी स्थापित कारखाना खोलने के लिए जहांगीर से दरख्वास्त करते हैं, लेकिन जहांगीर इस समय उनको परमिशन नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज़ों ने अपना एक छोटा सा कारखाना खोल लिया। जब 1609 में जहांगीर ने परमिशन नहीं दिया, तो फिर देखा कि इसी बीच क्या होती है, पुर्तगालियों के साथ इनकी झड़प चलती रहती है, किनकी, अंग्रेज़ों की, भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। तो जहांगीर इनसे प्रभावित होता है अंग्रेज़ों से, और वो 1613 में सूरत में स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति दे देते हैं। तो सूरत में इनका कारखाना स्थापित हो गया, वो भी स्थायी कारखाना। यहाँ पे कारखाना से थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्तों, कि कारखाना कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं होती थी, इनका एक गोदाम हुआ करता था। जो भी ब्रिटेन से आए या भारत से कुछ कच्चा माल खरीद करके ब्रिटेन भेजना होता था, तो ये इनका एक गोडाउन होता था। वो किले की जैसा एक संरचना बना लेते थे, वहीं वो रहते भी थे, अपना कच्चा सामान भी रखते थे, और ब्रिटेन से जो चीज़ें आती थी वो इसी कारखाने में रखते थे। तो इसलिए यह कहा गया कारखाना। कोई प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होता था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है कि कारखाना या फैक्ट्री भी कहते हैं, तो वो फैक्ट्री क्या थी। ठीक है, अब उन्होंने सूरत में तो अपना एक बेस बना लिया। धीरे धीरे 1640 में मद्रास पे कब्जा कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी इनकी एक जीत होती है। 1661 में आप लोगों ने देखा ही होगा, इतिहास में आप पढ़ेंगे कि इनको बम्बई दहेज में मिलता है पुर्तगालियों से। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये चलते हैं, विकास का क्रम जारी रहता है, और 1700 में ये बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज भी बना लेते हैं और यहाँ भी अपनी एक फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे इनके विकास के क्रम को समझते हैं। देखिए, अब 1717 की स्थिति, इस समय तक मुगल साम्राज्य बहुत ही कमज़ोर हो चुका रहता है, और यहाँ के जो शासक होते हैं उस समय रहते हैं फर्रुखसियर। तो 1717 में ना फर्रुखसियर एक फरमान जारी करते हैं, और इस फरमान के माध्यम से अंग्रेज़ों को कलकत्ता और आसपास के क्षेत्रों में राजस्व वसूली का अधिकार मिल जाता है, और हैदराबाद के क्षेत्रों में भी इनको कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं।
फिर धीरे धीरे विकास का क्रम आगे बढ़ता है और उस समय एक बड़ी घटना होती है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। इनको इसमें एक बड़ी जीत मिलती है, ये भी इनके क्षेत्र में अधिकार करने का काफ़ी बड़ा बेस बन जाता है। और उसके बाद 1764 में फिर बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध ने ही तो एक प्रकार से स्थापित ही कर दिया कि अब भारत में अंग्रेज़ों का काफ़ी बड़ा क्षेत्र इनके अंतर्गत आ चुका रहता है और ये स्थापित हो जाता है कि अब भारत में अंग्रेज़ों से बड़ी कोई शक्ति तो है ही नहीं। ठीक है। उसके बाद 1765 में एक संधि होती है, बहुत फेमस संधि है, जिसको हम इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इसमें अवध के साथ भी संधि होती है और दूसरा बंगाल के साथ भी संधि होती है। ठीक है। अब इस संधि में होता क्या है दोस्तों कि जब बंगाल के साथ संधि होती है तो कंपनी को बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दे दिया जाता है, जो कि अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी जीत होती है। दीवानी अधिकार इन द सेंस कि इनको सीधा राजस्व वसूलने का अधिकार मिल जाता है। इसी क्रम में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1765 में बंगाल में द्वैध शासन स्थापित हो जाता है। द्वैध शासन के कॉन्सेप्ट को हम ये समझें कि शासन करने की डुअल सिस्टम, मतलब ये मान के चलिए कि एक तरफ राजस्व वसूली का अधिकार था, है ना, और दूसरी तरफ क्या था, प्रशासनिक अधिकार था। तो प्रशासनिक अधिकार किसको दे दिया गया, बंगाल के नवाब को दे दिया गया। और अंग्रेज़ तो बहुत ही चतुर थे, वो क्या किए, अपने पास राजस्व वसूली का अधिकार अपने पास रख लिया। ठीक है। तो 1765 से ये चलता है कुछ सालों तक। उसके बाद 1773 में जब ब्रिटेन के सम्राट को ये पता चलता है कि भाई कंपनी बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है, कहाँ से, भारत से, और बहुत ज़्यादा जो भी कमा के ले जाते थे वहाँ के जो अधिकारी होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो धीरे धीरे ब्रिटेन में फेमस होते जाते हैं कि भाई वो सैकड़ों सैकड़ों एकड़ ज़मीन खरीदने लगते हैं। तो वहाँ के राजा को ये आभास होता है कि कंपनी तो बहुत प्रॉफिट में चल रही है। तो ये क्या करती है, कंपनी को और थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए, मतलब नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 में फिर रेगुलेशन एक्ट लेके आती है। अब आपको समझ आया होगा कि भाई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ने का हमें इसका उद्देश्य क्या है। तो यही इसका महत्व है कि अब सम्राट कंपनी के ऊपर कुछ अधिकार के तौर पर एक एक्ट लाते हैं और कुछ उनमें बंदिशें डालते हैं कि भाई अब आपको रेगुलेट होना होगा और इस एक्ट को आपको पालन करना होगा। तो ये तो हो गई स्टोरी दोस्तों कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि कैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। नेक्स्ट क्लास से हम हर एक्ट को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से एक्ट में और कौन से अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ये हम सीधे सीधे 1947 तक लास्ट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आता है ना 1947 तक हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं तक आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। ये हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 क्लास में सभी एक्ट को बहुत डिटेल से पढ़ के हम ख़त्म करेंगे एंड देन टॉपिक टू टॉपिक हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप बने रहिएगा। यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये आपके लिए तो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये एम लक्ष्मीकांत के बुक से हमने नोट्स तैयार किए हैं और बिल्कुल टॉपिक वाइज तैयार किए हुए हैं और सीधे हम अपने टेलीग्राम चैनल में इसको अपलोड कर देंगे। दूसरी बड़ी बात, यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सीधे संविधान और राज्य व्यवस्था के जो भी टॉपिक हैं वो इस सेशन के माध्यम से कवर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अभी तक आप अगर नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी इस सेशन के माध्यम से बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अपना बहुत ख्याल रखिए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और हम अब एक्ट को और इसके जो भी कीवर्ड्स आएंगे उन कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से समझेंगे और धीरे धीरे हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। जय हिंद।